हॉस्पिटल के वार्ड में सुबह की रोशनी पर्दों के बीच से आ रही थी। कमरे में दवाओं की बदबू और मशीनों की बीप की आवाज थी। शास्त्री जी बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनके सिर पर सफेद पट्टी बंधी हुई थी और बांह में सलाइन लगी थी। उनकी आंखें बंद थीं, मगर उनकी सांसें नियमित थीं। वो जीवित थे और लड़ रहे थे। उनके बगल में एक नर्स खड़ी थी और बीपी चेक कर रही थी। नर्स का नाम सुमन था। एक मिडिल एज की औरत जो अपनी ड्यूटी बहुत गंभीरता से करती थी। उसने शास्त्री जी की नाड़ी देखी, फिर चार्ट पर कुछ लिखा और दवा की बोतल बदलने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और एक आवाज आई, क्या हाल है इनका? सुमन ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। उसकी बांह में पट्टी बंधी थी और चेहरे पर एक प्लास्टर लगा था। वो मुस्कुरा रहा था और उसके हाथों में फलों की टोकरी थी, सेब, केले और संतरे। आप कौन हैं? सुमन ने पूछा। उसकी आवाज में शक था। मैं उनका पुराना दोस्त हूं, उस आदमी ने कहा। पता चला कि उन पर हमला हुआ है तो सोचा मिल लूं। मैं उन्हें बचपन से जानता हूं। सुमन ने उसे एक बार ऊपर से नीचे देखा। उसके कपड़े, उसकी पट्टी, उसकी आंखें। वो अभी बेहोश हैं। होश में आए तो आप मिल सकते हैं। अभी नहीं? कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बैठता हूं। शायद उन्हें होश आ जाए तो एक नजर देख लूं। उसने फलों की टोकरी टेबल पर रखी और शास्त्री जी के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपने हाथों को घुटनों पर रखा और मुस्कुराता रहा। सुमन ने उसे एक बार और देखा और फिर वार्ड से बाहर चली गई। उसे कुछ तो अजीब लगा, मगर वो कुछ कह नहीं पाई। कमरे में सन्नाटा था। मशीनों की बीप और शास्त्री जी की सांसों के अलावा कोई आवाज नहीं थी। वो आदमी शास्त्री जी के बहुत करीब गया, इतना करीब कि उसकी सांसें शास्त्री जी के चेहरे पर पड़ रही थीं। उसने अपना मुंह शास्त्री जी के कान के पास ले जाकर फुसफुसाया, सुन बूढ़े, तुम बच गए इस बार, मगर अगली बार तुम नहीं बचोगे। देवराज सिंह ने कहा है तुम्हें खत्म करना है, और देवराज सिंह जो कहते हैं वो करते हैं। शास्त्री जी की पलकें हिलीं, थोड़ी सी। उनकी उंगलियां हिलीं जैसे वो कुछ पकड़ना चाहते हों, मगर वो बेहोशी के बीच थे। जाग भी नहीं पा रहे थे और सो भी नहीं पा रहे थे। वो आदमी उठा और वार्ड से बाहर चला गया। दरवाजे पर पहुंचकर वो रुका और एक बार पीछे मुड़कर शास्त्री जी को देखा। उसकी आंखों में कोई रहम नहीं था। फिर वो बाहर निकल गया। दूसरी तरफ कोलाबा फ्लैट में रोहन तैयार हो रहा था। उसने आज एक हल्की नीली शर्ट पहनी थी और बालों को ठीक किया था। शीशे में वो आर्यन वर्मा को देख रहा था, एक अमीर घराने का लड़का जो मल्होत्रा हवेली में डिनर पर जाने वाला था। प्रिया किचन में खड़ी उसे देख रही थी। उसने रोहन को पूरी तरह बदलते देखा था। वो रोहन जो कभी फटी शर्ट और मैली जीन्स पहनता था, आज वही रोहन शर्ट में इतना स्मार्ट लग रहा था। मगर प्रिया के दिल में एक दर्द था, वो दर्द जो उसने कभी जाहिर नहीं किया था। रोहन ने शीशे से मुड़कर उसे देखा। कैसा लग रहा हूं? प्रिया ने हल्की मुस्कान दी, एकदम आर्यन वर्मा जैसा। रोहन को उसकी आवाज में एक अजीब सा तल्खपन लगा। वो उसके पास आया। प्रिया, क्या बात है? प्रिया ने आंखें नीचे कर लीं। कुछ नहीं, बस तू जा रहा है उसके घर, उस आदमी के घर जिसकी बेटी से तू प्यार करता है। रोहन को लगा जैसे कोई तीर उसके सीने में लगा हो। मैं उससे प्यार नहीं करता प्रिया, तू जानती है। मैं कुछ नहीं जानती रोहन। तू उसके साथ वक्त बिताता है, उसके घर जाता है, उसके साथ डेट पर जाता है, और मैं यहां बैठी देखती रहती हूं। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए थे, मगर उसने उन्हें छुपाने की कोशिश की। रोहन ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। प्रिया, मैं सिर्फ अपने पिता का बदला लेने जा रहा हूं। आन्या सिर्फ एक माध्यम है। मेरे दिल में तू है, हमेशा से थी। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में एक सच्चाई थी। उसने रोहन को गले लगा लिया और उसके कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। बस वापस आना, सही सलामत वापस आना। रोहन ने उसके सिर पर हाथ रखा और फुसफुसाया, वापस आऊंगा, और फिर हम इस जंग को खत्म करेंगे साथ में। प्रिया ने उसे छोड़ा और अपने आंसू पोंछे। जा, वो तेरा इंतजार कर रही होगी। रोहन ने उसे एक बार और देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसने मुस्कुराने की कोशिश की। फिर वो मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर ठंडी हवा थी और शाम ढल रही थी। मुंबई की सड़कों पर लाइटें जलने लगी थीं और लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे।
रोहन एक ऑटो में बैठा और मल्होत्रा हवेली की तरफ निकल गया। रास्ते में उसने अपने पिता की तस्वीर निकाली और उसे बहुत देर तक देखता रहा। तस्वीर में विक्रम की वही शांत मुस्कान थी, वही आंखें जो उसे हिम्मत दे रही थीं। उसकी आंखों में एक शांति थी और एक ताकत जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। उसने तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया और फुसफुसाया, पापा, आज मैं उस आदमी के सामने खड़ा होने वाला हूं जिसने आपको मारा। मैं नहीं जानता कल क्या होगा, मगर आज मैं उसकी आंखों में देखूंगा और उसे बताऊंगा कि उसकी साजिशें काम नहीं आईं। उसी वक्त हॉस्पिटल में शास्त्री जी को होश आ गया था। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और चारों तरफ देखा। दीवारें सफेद थीं और मशीनों की बीप की आवाज आ रही थी। उनके सिर में दर्द था, मगर वो जिंदा थे। सुमन ने देखा कि वो होश में आ गए हैं और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आया और उनकी जांच की। शास्त्री जी, आप होश में आ गए हैं। आपको बहुत चोटें आई हैं, मगर अब आप खतरे से बाहर हैं। शास्त्री ने धीमी आवाज में पूछा, कितना बजा है? शाम के 7:30 बजे हैं। शास्त्री का दिल धड़क गया। उन्हें याद आया वो आदमी, वो फुसफुसाहट। उन्होंने नर्स से कहा, मुझे एक फोन चाहिए, मुझे किसी को फोन करना है। सुमन ने मना किया, आप अभी बहुत कमजोर हैं। मैं कमजोर हूं, मगर मुझे बचना है। कहीं मुझे फोन दिलवाओ। सुमन को उनकी आवाज में एक हड़बड़ी लगी। उसने अपना फोन निकाला और उनकी तरफ बढ़ाया। शास्त्री ने अपनी उंगलियों से मुश्किल से भटनागर का नंबर डायल किया। भटनागर, मैं शास्त्री बोल रहा हूं। भटनागर हैरान थे। शास्त्री जी, आप होश में आ गए? हाँ, मगर सुनो, मुझे लगता है वो मुझे खत्म करने की कोशिश करेंगे। देवराज के आदमी आए थे मेरे पास। मैं बेहोश था, मगर मैंने उनकी आवाज सुनी। वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। भटनागर ने गंभीर होकर कहा, मैं समझ गया। मैं हॉस्पिटल में सिक्योरिटी बढ़वाता हूं। नहीं, मुझे यहां से निकालो। मुझे कहीं सुरक्षित ले चलो, जहां देवराज के लोग न पहुंचे। भटनागर ने सोचा और फिर कहा, मैं 1 घंटे में आपको हॉस्पिटल से निकलवा दूंगा। तैयार रहिए। शास्त्री ने फोन रखा और आंखें बंद कर लीं। वो जानते थे कि ये जंग अब भी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो बस शुरू हुई है। मल्होत्रा हवेली में शाम की रोशनियां जल चुकी थीं। आन्या ने आज खास तौर पर तैयार किया था। उसने एक लाइट पिंक साड़ी पहनी थी और बालों को खुला छोड़ दिया था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। आर्यन ऑटो से उतरा और हवेली के गेट की तरफ बढ़ा। उसने गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर वो मुस्कान रखी जो आर्यन वर्मा की थी। अंदर जाकर उसने देखा, एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर फूलों की सजावट थी और चारों तरफ महंगी मोमबत्तियां जल रही थीं। अमित मल्होत्रा और उनकी बीवी श्रीमती मल्होत्रा पहले से मौजूद थे और एक कोने में देवराज अपनी कुर्सी पर बैठा था, हाथ में व्हिस्की का गिलास, चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान। आर्यन! आन्या दौड़कर उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। तू आ गया? मैं सोच रही थी तू नहीं आएगा। आर्यन मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, आऊंगा। आन्या उसे टेबल तक ले गई और उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठा दिया। देवराज ने उसे देखा। उसकी नजरें आर्यन के चेहरे पर थीं, उसकी हर हरकत को पढ़ रही थीं। आर्यन ने देवराज की तरफ देखा और सिर हिलाया। नमस्ते सर। देवराज ने जवाब दिया, नमस्ते, और उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। खाने के दौरान बातें चलती रहीं, मौसम, बिजनेस और आन्या की पढ़ाई, मगर देवराज की नजरें बार बार आर्यन पर जा रही थीं। हर बार जब आर्यन बोलता, देवराज उसकी आवाज को सुनता। वही आवाज, वही लहजा, वही अंदाज। शाम के करीब 9 बजे वॉशरूम जाने के बहाने आर्यन उठा। वो हवेली के अंदर घूमने लगा। उसे मौका चाहिए था देवराज के बारे में और जानने का। वो एक कमरे के पास पहुंचा जहां दरवाजा आधा खुला था। अंदर से देवराज की आवाज आ रही थी। वो फोन पर बात कर रहा था। हाँ, वो लड़का यहां है। उसकी बैकग्राउंड फर्जी है। मुझे पक्का है ये विक्रम का बेटा है। आर्यन का दिल धड़क गया। उसने दरवाजे के पास कान लगाए। तुम शास्त्री को खत्म करो, पहले उसे खत्म करो, फिर वर्धन को। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो शास्त्री जी को मारना चाहते हैं। वो मुड़ा और तेजी से वापस डाइनिंग हॉल में आ गया। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था और हाथ कांप रहे थे। आन्या ने पूछा, तू ठीक है? तेरा चेहरा पीला पड़ गया है। आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, बस थोड़ा सिर दर्द है। मुझे जाना होगा। वो जल्दी से उठा और बिना किसी को कुछ बताए बाहर निकल गया।
उसने फोन निकाला और भटनागर को फोन लगाया। भटनागर सर, शास्त्री जी खतरे में हैं। देवराज ने उन्हें मारने का आदेश दिया है। भटनागर ने कहा, मैंने पहले ही उन्हें हॉस्पिटल से निकलवा लिया है, वो सुरक्षित जगह पर हैं। रोहन ने राहत की सांस ली, मगर उसे नहीं पता था कि देवराज ने भी उसे एक जाल में फंसाने का प्लान बनाया था। हवेली के बाहर एक काली कार खड़ी थी और उसमें संतोष बैठा था, रोहन का पीछा करने के लिए तैयार। रोहन ऑटो में बैठा और कोलाबा जाने का रास्ता पकड़ा, मगर ऑटो ने एक अलग रास्ता ले लिया, एक सुनसान गली की तरफ। रोहन ने देखा ऑटो वाला उसे गलत रास्ते पर ले जा रहा था। अरे भाई, ये रास्ता कहाँ है? ऑटो वाला मुड़ा और मुस्कुराया, एक खतरनाक मुस्कान जो रोहन को देखकर भयभीत कर गई। देवराज सिंह ने भेजा है तुम्हारी मुलाकात उनसे कराने। रोहन ने ऑटो से कूदने की कोशिश की, मगर तभी दो और आदमी पीछे से आए और उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसका मुंह दबा दिया, एक कपड़ा जिसमें किसी तरह की दवा थी। रोहन के मुंह में एक अजीब सा स्वाद आया और उसके घुटने कमजोर पड़ने लगे। उसने अपनी आखिरी ताकत से एक आदमी को धक्का दिया, मगर वो बहुत कमजोर था। रोहन को अंधेरा दिखाई देने लगा। पहले चारों तरफ सब कुछ धुंधला हुआ, फिर पूरी तरह काला। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, मगर वो नहीं खुल रही थीं। उसे लगा जैसे वो गहरे पानी में डूब रहा है, और कुछ ही पलों में वो बेहोश हो गया। कोलाबा फ्लैट में प्रिया बैठी रोहन का इंतजार कर रही थी। 9 बज गए थे, फिर 10, फिर 11, मगर रोहन न तो आया और न ही उसने कोई मैसेज भेजा। प्रिया का दिल धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। उसने 10 बार रोहन के नंबर पर फोन लगाया, मगर हर बार वही आवाज, आपका फोन बंद है। प्रिया बेचैन हो गई। वो खिड़की के पास गई और बाहर देखा। रात का अंधेरा गहरा था। सड़क पर कोई नहीं था, सिर्फ दूर कहीं एक कुत्ता भौंक रहा था। उसने अपने हाथ जोड़े और भगवान से प्रार्थना की, प्लीज रोहन को सुरक्षित रखना, प्लीज। उसने फिर से रोहन को फोन लगाया, मगर कोई जवाब नहीं आया। इस बार उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो खिड़की के पास खड़ी हो गई और बाहर अंधेरे को देखती रही। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, रोहन, तू कहाँ है? तू मुझे अकेला कहीं नहीं छोड़ेगा ना? उसने खिड़की का पर्दा खींचा और बाहर देखा। अंधेरे में रोशनियां धुंधली दिख रही थीं और दूर कहीं एक एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दे रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद करके भगवान से एक ही प्रार्थना की, रोहन को बचा लो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। प्रिया वहां खिड़की के पास खड़ी रही पूरी रात। वो सोई नहीं, बैठी नहीं, बस खड़ी रही, बाहर देखती रही, उसी उम्मीद के साथ कि एक नई सुबह उसके रोहन को वापस लाएगी।